एक भारतीय होना, इसका मतलब क्या है? ये सवाल सिर्फ हमारी पहचान से नहीं बल्कि कानून से भी जुड़ा हुआ है। तो चलिए आज भारतीय संविधान के उन अनुच्छेदों को समझते हैं जो ये तय करते हैं कि आखिर कौन भारत का नागरिक है। ये वो नियम हैं जो हमारे देश की बुनियाद का हिस्सा हैं। जरा सोचिए, साल था 1947, भारत आजाद हुआ, लेकिन ये सिर्फ एक देश का जन्म नहीं था, ये इतिहास का सबसे बड़ा विस्थापन भी था। लाखों लोग बेघर हो गए थे, सरहदें रातों रात बदल गई थीं, और इस पूरी उथल-पुथल के बीच सबसे बड़ा सवाल खड़ा था, इस नए देश का नागरिक अब कौन कहलाएगा? तो इस बहुत बड़ी चुनौती से निपटने के लिए हमारे संविधान बनाने वालों ने कुछ शुरुआती नियम बनाए। ये नियम इसलिए जरूरी थे क्योंकि 1950 में जब संविधान लागू हुआ तो हालात बिल्कुल भी सामान्य नहीं थे और उनके लिए तुरंत समाधान की जरूरत थी। इसकी शुरुआत हुई आर्टिकल 5 से। ये सबसे बुनियादी नियम था जो उस वक्त भारत की सीमाओं के अंदर रह रहे ज्यादातर लोगों पर लागू होता था। शर्त सीधी थी, आपका भारत में एक स्थायी घर यानी डोमिसाइल हो और इसके साथ ही 3 में से कोई एक शर्त पूरी हो। या तो आपका जन्म भारत में हुआ हो, या आपके माता पिता में से कोई यहां जन्मा हो, या फिर आप कम से कम 5 साल से यहीं रह रहे हो। पर सवाल उन लाखों लोगों का था जिनकी जिंदगी बदल चुकी थी। बंटवारे ने परिवारों को, समुदायों को रातों रात नई सरहदों में बांट दिया था। इसलिए संविधान को उन लोगों के बारे में भी सोचना था जो इस ऐतिहासिक उथल-पुथल के बीच सीमा पार कर चुके थे। यहां नागरिकता का फैसला 2 बहुत ही अहम तारीखों पर टिका था। पहली 1 मार्च 1947 और दूसरी 19 जुलाई 1948। ये सिर्फ कैलेंडर की तारीखें नहीं थीं, बल्कि ये वो लकीरें थीं जिन्होंने लाखों लोगों का भविष्य तय कर दिया कि कौन भारतीय कहलाएगा और कौन नहीं। तो बात यह है कि जो लोग सीमा के आर पार अलग अलग दिशाओं में जा रहे थे, उनके लिए नियम भी बिल्कुल अलग थे। एक तरफ था आर्टिकल 6 जो पाकिस्तान से भारत आने वालों को नागरिकता दे रहा था, तो दूसरी तरफ था आर्टिकल 7 जो भारत छोड़कर पाकिस्तान जाने वालों के लिए एक साफ लकीर खींच रहा था। लेकिन संविधान ने सिर्फ भारत और पाकिस्तान के लोगों के बारे में ही नहीं सोचा। आर्टिकल 8 ने दुनिया भर में फैले उन भारतीय मूल के लोगों के लिए भी दरवाजे खुले रखे ताकि वो भी अपनी जड़ों से जुड़े रह सकें। तो ये तो थे बंटवारे के समय के तात्कालिक नियम, लेकिन इनके अलावा संविधान ने नागरिकता के 2 ऐसे पक्के सिद्धांत भी बनाए जो आज भी भारतीय नागरिकता की पहचान को परिभाषित करते हैं। ये लाइनें सीधे संविधान से हैं, एक बहुत ही शक्तिशाली बयान जो भारतीय नागरिकता के पहले मूल सिद्धांत को स्थापित करता है, निष्ठा केवल एक ही राष्ट्र के प्रति हो सकती है। इसका मतलब बिल्कुल साफ है, नो ड्यूअल सिटीजनशिप। जैसे ही कोई भारतीय नागरिक अपनी मर्जी से किसी दूसरे देश की नागरिकता अपनाता है, उसकी भारतीय नागरिकता अपने आप खत्म हो जाती है। ये एक अटल नियम है। अगला है आर्टिकल 10 जिसे आप एक सुरक्षा कवच की तरह समझ सकते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि किसी की भी नागरिकता मनमाने ढंग से छीनी नहीं जा सकती। मतलब एक बार जिसे नागरिक मान लिया गया वो नागरिक बना रहेगा। इससे स्थिरता और सुरक्षा मिलती है। लेकिन आर्टिकल 10 ये सुरक्षा तो देता है, पर एक शर्त के साथ, और वो शर्त ये है कि ये सुरक्षा संसद यानी पार्लियामेंट द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के अधीन है। और यही शर्त हमें नागरिकता पर अंतिम अधिकार की ओर ले जाती है। अब हम बात कर रहे हैं संविधान के सबसे शक्तिशाली अनुच्छेदों में से एक की, जो नागरिकता के कानून को भविष्य के लिए तैयार करने का एक जरिया देता है। देखिए 1950 के लिए तो नियम बन गए, लेकिन भविष्य का क्या? संविधान बनाने वाले जानते थे कि नागरिकता कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमेशा एक जैसी रहेगी। समय बदलेगा, जरूरतें बदलेंगी। तो आने वाले कल के लिए क्या व्यवस्था थी? और इस सवाल का जवाब है आर्टिकल 11। इसने नागरिकता हासिल करने, उसे खत्म करने और उससे जुड़े सभी मामलों पर कानून बनाने का पूरा अधिकार भारत की संसद को सौंप दिया। और इसी वजह से हमारा संविधान एक जीवंत दस्तावेज कहलाता है। और हां, आर्टिकल 11 सिर्फ एक विचार बनकर नहीं रह गया। इसी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए संसद ने नागरिकता अधिनियम यानी सिटीजनशिप एक्ट 1955 लागू किया। ये वो कानून है जो आज भी भारतीय राष्ट्रीयता को नियंत्रित करने वाला मुख्य कानून है। ये कानून नागरिकता पाने के 5 मुख्य तरीके बताता है: जन्म से, वंश के आधार पर, रजिस्ट्रेशन के जरिए, नेचुरलाइजेशन के जरिए, और अगर कोई नया क्षेत्र भारत में शामिल हो जाए तो उसके आधार पर। और जिस तरह नागरिकता पाने के तरीके हैं, उसी तरह इसे खोने के भी 3 कानूनी रास्ते हैं। पहला है त्याग,
यानी जब आप खुद अपनी नागरिकता छोड़ दें। दूसरा है समाप्ति, यानी विदेशी नागरिकता लेने पर आपकी भारतीय नागरिकता अपने आप खत्म हो जाए। और तीसरा है वंचन, जिसमें सरकार धोखाधड़ी जैसी कुछ खास शर्तों के तहत नागरिकता रद्द कर सकती है। तो आखिर में आर्टिकल 5 से 11 तक का ये सफर हमें इसी अहम सवाल पर छोड़ जाता है कि एक देश अपने लोगों को कैसे परिभाषित करता है। यह हमें दिखाता है कि भारत की नागरिकता की कहानी सख्त नियमों और भविष्य के लिए लचीलेपन के